हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेटा ऑनलाइन क्लासेस। जैसा कि हम पिछली क्लास में पढ़ रहे थे कीमोटेक्सोनॉमी के बारे में कि कीमोटेक्सोनॉमी होती क्या है। ठीक है, तो कीमोटेक्सोनॉमी को हमने पढ़ा था कि केमिकल्स की जो स्टडी होती है, डिफरेंट टाइप के केमिकल्स जो है उनको हम जब स्टडी करते हैं उसके बेसिस पे किसी ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करते हैं। तो इस टाइप की जो टेक्सोनॉमी है उसको हम बोलते हैं कीमोटेक्सोनॉमी। ठीक है, कीमोटेक्सोनॉमी में फिर हमने देखा था कि कुछ केमिकल्स थे जिनको हम स्टडी कर रहे थे इसमें। वो केमिकल्स थे हमारे जैसे न्यूरोट्रांसमीटर्स हो गए, ठीक है, एनिमल टॉक्सिन्स हो गए, न्यूरोट्रांसमीटर्स, एनिमल टॉक्सिन्स और सेकेंडरी प्लांट मेटाबोलाइट्स। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के केमिकल कंपाउंड्स थे जिनको हम स्टडी करके डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करने का काम कर रहे थे। ठीक है, उसके बाद हम देखने वाले थे कि जो कीमोटेक्सोनॉमी है हमारी, ठीक है, उसका क्या सिग्निफिकेंस क्या है, उसको हम कैसे यूज़ में लेते हैं, क्या काम में ले सकते हैं, मतलब जो उसका महत्व है वो है क्या, उसके बारे में हम जानने वाले हैं। ठीक है, तो जो कीमोटेक्सोनॉमी जो है उसका जो सिग्निफिकेंस है वो क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो केमिकल सब्सटेंसेस पाए जाते हैं प्लांट्स में, एनिमल्स में, उनके बेसिस पर हम, एक तो इसका सिग्निफिकेंस हो गया कि उसके बेसिस पर हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई कर सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई कर सकते हैं, उनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, उन सब्सटेंसेस के बेसिस पर ये बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं कि कैसे एक ऑर्गेनिज्म दूसरे से डिफरेंट है। जैसे मान लो एक ऑर्गेनिज्म है, दो स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, वो दोनों क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज है। ठीक है, उनको मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंस जो उनके अंदर थे, मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस, उनके बेसिस पर क्लासीफाई करना थोड़ा मुश्किल काम था। तो हम क्या करेंगे अब, उनको ना थोड़े और अदर कैरेक्टर्स की स्टडी करेंगे उनके, जिससे कि हमें पता चल सके कि जो इनके बीच में क्या है, डिफरेंस है या नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए हम इनके अंदर केमिकल जो कैरेक्टर्स होते हैं, इनके अंदर बायोकेमिकल जो सब्सटेंसेस पाए जाते हैं उनकी स्टडी करते हैं, उनको कंपेयर करते हैं। ठीक है, जैसे पिगमेंट्स वगैरह, ये सारी चीज़ें। ठीक है, सेक्स फेरोमोन्स, पिगमेंट्स, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, न्यूरोट्रांसमीटर, ये सारी चीज़ें, इनको जब हम कंपेयर करते हैं तब हमें पता चलता है कि जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है या जो क्लोजली रिलेटेड जो दो स्पीसीज है, ठीक है, उनके बीच में भी कुछ बायोकेमिकल्स क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। जैसे हमने कल देखा था, पिगमेंट्स जो है उसके अलग अलग पैटर्न्स पाए जाते हैं। या तो क्या होगा, कलर ही डिफरेंट होगा, पिगमेंट ही डिफरेंट होगा। अगर पिगमेंट सेम भी है तो उसका पैटर्न अलग होगा। ठीक है, तो पैटर्न या पिगमेंट्स के कारण डिफरेंशिएट कर रहे थे। दूसरा, सेक्स फिरोमोन्स के बेसिस पर हम डिफरेंशिएट कर रहे थे कि किसी ऑर्गेनिज्म में सेक्स फिरोमोन्स जो है वो उसी स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म को अट्रैक्ट करने के लिए सीक्रेट किए जाते हैं। मतलब हर एक स्पीसीज के लिए स्पीसीज स्पेसिफिक होते हैं जो सेक्स फिरोमोन्स होते हैं। ठीक है, वो इसीलिए उनके बेसिस पर भी हम स्पीसीज को क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर्स देखे थे, जैसे हमने एक एल ग्लूटामिक एसिड जो था उसको देखा था हमने। ठीक है, वो दो स्पीसीज थी, उनके बीच में कॉमन पाया जा रहा था, एम्फीबियन स्पीसीज के बीच में। ठीक है, वो सारी चीज़ें हो गई। तो ऐसे जो है ये जो केमिकल्स होते हैं, बायोकेमिकल्स होते हैं, वो थोड़े डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, जिसके कारण हम क्या कर सकते हैं, इन सब ऑर्गेनिजम्स को बायोकेमिकल जो सब्सटेंसेस है उनके बेसिस पर अलग कर सकते हैं। इस टाइप की टेक्सोनॉमी को अपन क्या बोलते हैं, कीमोटेक्सोनॉमी, और यही इसका यूज़ है। अब इसके अंदर ना जो डिफरेंट डिफरेंट टेक्सोनोमिक सिग्निफिकेंस के जो करेक्टर्स है या केमिकल्स है, ठीक है, फाइटोकेमिकल्स, और उनको अपन ना 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। प्लांट्स के केस में बात कर रहे हैं अपन, फाइटोकेमिकल्स कहाँ पाए जाएंगे, प्लांट्स में। ठीक है, तो प्लांट्स के केस में अगर हम बात करें, प्लांट्स की केस में अगर हम बात करें तो वहाँ पर जो केमिकल कैरेक्टर्स है उनको अपन 3 टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। 3 टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। 3 टाइप्स कौन कौन से, 3 टाइप्स अगले हम बात करते हैं 3 टाइप्स की। तो 3 टाइप्स में जो हमारा सबसे पहला वाला है उसको अपन बोलते हैं प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूएंट्स। प्राइमरी
कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है। प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हम किसको बोलते हैं, जैसे जो प्लांट्स थे ना उनके अंदर हमने दो चीज़ें पढ़ी थी, एक प्राइमरी मेटाबोलाइट्स और एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स थे ना वो तो क्या हो रहे थे, डायरेक्ट यूज में आ रहे थे। जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है प्लांट की उनके अंदर डायरेक्ट यूज में आ रहे थे, वो तो सारे क्या हो गए, प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूएंट्स या प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, ठीक है। उनको बोलते हैं अपन प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूएंट्स या प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। कौन से वाले, जो डायरेक्टली यूज आते हैं, कंपाउंड्स दैट या डायरेक्टली टेकिंग पार्ट इन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। वो वाले जो कॉन्स्टिट्यूएंट जो क्या होते हैं, डायरेक्टली मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में पार्ट लेते हैं, उनको अपन क्या बोल देते हैं, प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूएंट प्लांट के केस में, ठीक है। वो क्या क्या हो सकते हैं, कुछ प्रोटीन्स भी हो सकती है, ठीक है, फैटी एसिड्स भी हो सकते हैं, और क्या हो सकते हैं, तो पॉलीसेकेराइड्स भी हो सकते हैं, पॉलीसेकेराइड्स भी हो सकते हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइप के पॉलीसेकेराइड्स, ये भी हो सकते हैं। और क्या हो सकते हैं, तो जैसे क्लोरोफिल जो है वैसे तो प्लांट का ही पार्ट होता है क्लोरोफिल, ठीक है, उसी के अंदर सिंथेसाइज होता है, ठीक है। वो सारी चीज़ें हो गई, अमाइनो एसिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स, ये सारे क्या है कि डायरेक्टली जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में काम में आएंगे, जो भी डायरेक्टली मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में काम में आ जाते हैं, उन सबको अपन क्या बोल देते हैं, प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं दूसरे सेकेंडरी कॉन्स्टिट्यूएंट्स। सेकेंडरी वो वाले जो डायरेक्टली मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में काम में नहीं आते, जो डायरेक्टली मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में काम में नहीं आते, नॉट यूज्ड डायरेक्टली इन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, वो वाले कंपाउंड्स जो डायरेक्टली मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में काम में नहीं आते। और जो कैसे होते हैं, नाइट्रोजन वाले, जो नाइट्रोजन जो होता है वो उनके अंदर नहीं पाया जाता, नाइट्रोजन लेस होते हैं, वो लेकिंग करते हैं, उसको नहीं रखते, नाइट्रोजन को नहीं रखते, वो सारे कंपाउंड्स जो है उनको अपन बोलते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। इनके अंदर हम इंक्लूड किस किस को करते हैं, तो जैसे कंपाउंड्स किस किस को इंक्लूड करेंगे, लाइक कैफिक एसिड, बेंजोइक एसिड और निकोटिनिक एसिड। ये जो है इस टाइप के तो एसिड हो गए। एसिड कौन कौन से हो गए हमारे, कैफिक एसिड, बेंजोइक एसिड और निकोटिनिक एसिड, ठीक है। ये तो हो गए हमारे एसिड कंपाउंड्स जो क्या होते हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं, ठीक है। और क्या होते हैं, जैसे फिनोलिक कंपाउंड, पॉलीफिनोलिक कंपाउंड्स। पॉलीफिनोलिक कंपाउंड जो है वो भी क्या होते हैं हमारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं। जिसके एग्जाम्पल अपन देखें तो क्या क्या है, फ्लेविनॉइड्स हो गए, टर्पीन्स हो गए, कौमेरिन्स हो गए और एल्केलॉइड्स हो गए, ठीक है। कौन कौन से हो गए, फ्लेविनॉइड्स, टर्पीन्स, कौमेरिन्स एंड एल्केलॉइड्स। ये हो गए हमारे कौन से वाले, पॉलीफिनोलिक कंपाउंड्स, ठीक है। और क्या होते हैं, पिगमेंट्स होते हैं कुछ, पिगमेंट्स होते हैं, ठीक है। और उसमें भी कोई कुछ होते हैं फ्लेविनॉइड्स, ये सारे के सारे, ठीक है। ये जो है सेकेंडरी मेटाबॉलिक टाइप के जो कंपाउंड्स हैं हमारे, वो है। अगर जैसे हम दो स्पीसीज को कंपेयर करते हैं तो उनके अंदर सेकेंडरी मेटाबोलाइट जो है
सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पाए जाएंगे। तो उनके बेसिस पर हम दो स्पीसीज को क्या कर पाएंगे, डिफरेंशिएट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये वाली चीज़ जो है इसको स्टडी करना सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के बेसिस पर। तो हमने जो कंपाउंड्स है उनको कैसे बांट दिया, सेकेंडरी कॉन्स्टिट्यूएंट्स में। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्टली मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में काम में नहीं आ रहे थे, इसलिए इसको अपन ने दूसरी कैटेगरी में रख दिया और उसका नाम दे दिया सेकेंडरी कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है, उसके बाद एक है मिसलेनियस सब्सटेंसेस। मिसलेनियस सब्सटेंसेस ऐसे सब्सटेंसेस जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। ठीक है, ऐसे सब्सटेंसेस जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं और मतलब इनके अंदर ना हमने बहुत सारे कंपाउंड्स को एक साथ रख लिया जो मिक्स्ड टाइप के होते हैं ना। जितने भी मिक्स्ड टाइप के जो कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर एक नहीं एक से ज़्यादा टाइप के कंपाउंड्स मिक्स होकर के एक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे होते हैं। ठीक है, ऐसे जो सब्सटेंसेस होते हैं ना उन सबको हमने इसके अंदर इंक्लूड कर लिया। ठीक है, मिसलेनियस सब्सटेंसेस में। ठीक है, और उनको फिर हम स्टडी करते हैं, फिर उनको देखते हैं तो पता चलता है कि जो अलग अलग ऑर्गेनिज्म होते हैं ना उनके अंदर जो उनका मिक्सचर है उसके अंदर उनका जो रेशियो है वो अलग अलग टाइप का पाया जा रहा है, स्पीसीज टू स्पीसीज वेरी कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे टाइप का जो सब्सटेंसेस होते हैं उनको अपन क्या बोल देते हैं, मिसलेनियस सब्सटेंसेस। ठीक है, ये हो गए। उसके बाद एक कैटेगरी और आती है हमारी माइक्रोमोलिक्यूल्स। कुछ माइक्रोमोलिक्यूल्स भी होते हैं जिनकी स्टडी हम करते हैं अलग से। ठीक है, तो माइक्रोमोलिक्यूल्स की एक कैटेगरी तो होनी चाहिए ना कि ये इतने वेट से कम होगा तो इसको हम माइक्रोमोलिक्यूल बोलेंगे और इससे ज़्यादा हुआ तो मैक्रोमोलिक्यूल बोलेंगे। ठीक है, तो इसके लिए एक कैटेगरी डिसाइड करी गई, क्या क्या कि जो जिनका वेट मोलिकुलर वेट 1000 जिनका मोलिकुलर वेट 1000 से कम या 1000 के बराबर होगा। ठीक है, उनको अपन बोल देंगे माइक्रो मॉलिक्यूल्स। ठीक है, उनको अपन क्या बोल देंगे, माइक्रो मॉलिक्यूल्स। और अगर इससे ज़्यादा है तो उनको बोल देंगे मैक्रो मॉलिक्यूल्स। तो जो 1000 एंड 1000 से कम वाली जो कैटेगरी में आते हैं उसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे हमारे अमाइनो एसिड है। ठीक है, जो अमाइनो एसिड्स होते हैं वो लगभग 1000 से नीचे ही आते हैं सारे लगभग। ठीक है, वो हो गए। उसके बाद और क्या, एल्केलॉइड्स हो गए, फैटी एसिड्स हो गए, टर्पिनॉइड्स हो गए और फ्लेविनॉइड्स हो गए, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये जो कुछ कंपाउंड्स हैं ये थोड़े 1000 मोलिकुलर वेट से कम होते हैं, इसलिए इनको अपन किस में इंक्लूड करते हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल्स में। ये तो हुआ हमारा कीमोटेक्सोनोमी जो है उसके सिग्निफिकेंस की बात। कीमोटेक्सोनोमी जो है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के केमिकल्स की स्टडी के कारण हम क्या कर सकते हैं, प्लांट्स को और एनिमल्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं साइटोटेक्सोनोमी। तो साइटोटेक्सोनोमी जो है उसके अंदर हम स्टडी किसको कर रहे होते हैं, नाम से क्या पता चल रहा है, साइटोटेक्सोनोमी। जो सेल के रिलेटेड कंपाउंड्स हैं, ठीक है, उनके अंदर जो कंपाउंड्स पाए जा रहे हैं या ऑर्गेनेल्स पाए जा रहे हैं, उन ऑर्गेनेल्स को क्लासिफाई करना, उन ऑर्गेनेल्स के बेसिस पर ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करना, इसको अपन बोल देते हैं साइटोटेक्सोनोमी। जैसे अगर हम बात करें तो इसके अंदर हम क्या क्या स्टडी करते हैं, जो क्रोमोसोमल कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, एक तो क्रोमोसोमल कंपोनेंट्स की स्टडी करते हैं। ठीक है, उसके अंदर क्या क्या स्टडी करेंगे, जैसे क्रोमोसोम का साइज, साइज एंड शेप। ठीक है, और क्रोमोसोमल नंबर कि नंबर क्या है, क्रोमोसोमल नंबर। ठीक है, क्रोमोसोमल बिहेवियर, ठीक है, क्रोमोसोमल साइज, क्रोमोसोमल शेप, क्रोमोसोमल नंबर एंड क्रोमोसोमल बिहेवियर एंड नंबर ऑफ सेंट्रोमियर, and position of centromere।
पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। किसके अंदर स्टडी करते हैं, तो साइटोटैक्सोनॉमी में, ठीक है। जो क्रोमोसोमल कैरेक्टर्स है, जैसे कि क्रोमोसोम की साइज क्या है, क्रोमोसोम की शेप क्या है, क्रोमोसोम के नंबर कितने हैं, क्रोमोसोम का बिहेवियर क्या है, ठीक है। उसके ऊपर सेंट्रोमियर्स का नंबर कितना है, उसकी पोजीशन क्या है, जो सेंट्रोमियर जो है उसकी पोजीशन क्या है, उसके बेसिस पर हम क्रोमोसोम के बेसिस पर एक ऑर्गेनिज्म को इन कैरेक्टर्स के बेसिस पर क्या कर रहे होते हैं, दूसरे से अलग करते हैं, ठीक है। तो ऐसे वाले जो चेंजेस होते हैं। उसके बाद अपन बात करते हैं जो साइटोटैक्सोनॉमी है, इसको ब्रॉडर सेंस में अगर लें, ब्रॉड सेंस में अगर हम इंक्लूड करें, ठीक है, तो मेजर क्रोमोसोमल चेंजेस जो है, मेजर क्रोमोसोमल चेंजेस वो कुछ न्यूक्लियोटाइड्स के कारण होते हैं। कुछ न्यूक्लियोटाइड्स, मेजर जो क्रोमोसोम में चेंजेस होते हैं वो क्या होते हैं, कुछ न्यूक्लियोटाइड्स के कारण होते हैं। और कुछ ऐसा भी होता है कि जैसे क्रोमोसोम को अलग अलग हम डिफ्रेंशिएट करें तो किसके बेसिस पर कर सकते हैं, एक तो क्रोमोसोमल चेंजेस के बेसिस पर, और इनमें से भी जो ऑल्सो जो उनके अंदर चेंजेस आ रहे हैं, किसके अंदर, न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर, उनके बेसिस पर। ये दोनों के दोनों चेंजेस जो है वो जीनोम में चेंजेस के लिए एसेंशियल होते हैं, एसेंशियल चेंजेस द जीनोम। जीनोम में चेंजेस के लिए एसेंशियल होते हैं। जीनोम को अगर इनके अंदर कोई चेंज आ गया, ठीक है, जैसे न्यूक्लियोटाइड में कोई चेंज आ गया, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड में कोई चेंज आ गया तो उसके जीन के ऊपर इफेक्ट पड़ना बहुत ही कॉमन सी बात है। उसके जीन, उसका जो जीनोम है वो आराम से चेंज हो जाएगा, ठीक है। क्रोमोसोम की शेप में चेंज आ गया तो जहाँ पर पहले कोई जैसे ये क्रोमोसोम की पोजीशन पहले ऐसी थी, ठीक है, इसके ऊपर ना यहाँ पर एक जीन पाया जा रहा था इंसुलिन का, यहाँ पर पाया जा रहा है किसका, ग्लूकेगॉन का, ठीक है, दोनों के दोनों पाए जा रहे हैं। पर जो सेंट्रोमियर है ये खिसक गया ऊपर की तरफ। अब जो इंसुलिन वाला है वो तो यही पाया जा रहा है, पर जो ग्लूकेगॉन वाला है वो सेंट्रोमियर के इधर पाया जा रहा है, सेंट्रोमियर के इधर पाया जा रहा है, जिसके कारण क्या होगा, इसके जीनोम पर इफेक्ट पड़ेगा। इसके जो जीन्स है ना वो आपस में इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे, दोनों अलग अलग हो गए। इंसुलिन वाला उधर चला गया और ग्लूकेगॉन वाला इधर आ गया। इसके कारण क्या होगा कि दोनों की जो प्रोडक्टिविटी है, दोनों की जो एक्टिविटी है उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो इसके शेप के चेंज के कारण, क्रोमोसोम की शेप के चेंज के कारण और क्रोमोसोम में न्यूक्लियोटाइड्स के चेंजेस के कारण क्या हो जाता है, उसका जीनोम पूरा चेंज हो जाता है, ठीक है। ये कैसे भी हो सकता है कि अगर या तो क्रोमोसोम का नंबर चेंज कर दे हम, या क्रोमोसोम की शेप चेंज करते हैं, क्रोमोसोम का नंबर भी चेंज करके कर सकते हैं, या क्रोमोसोम की शेप चेंज करके कर सकते हैं, ठीक है। या फिर क्या हो, न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस ही अल्टर हो जाए, वही चेंज हो जाए। तो इसके कारण क्या होगा कि नए वाले जो जीनोम बने, मतलब जो जीनोम है हमारा, उसके अंदर क्या हो जाएंगे, चेंजेस अकर हो जाएंगे। तो ये हो गया हमारे क्या, साइटोटैक्सोनॉमी की स्टडी। उसके बाद अपन बात करते हैं आगे सिग्निफिकेंस ऑफ साइटोटैक्सोनॉमी। साइटोटैक्सोनॉमी को हम यूज कैसे ले सकते हैं, ठीक है, उसके क्या क्या महत्व है, क्या क्या सिग्निफिकेंस है, वो सारी चीज़ें देखते हैं। तो साइटोटैक्सोनॉमी के कुछ रोल प्ले करती है टैक्सोनॉमी में, वो क्या क्या है। सबसे पहला वाला, ये वाला किसे क्या बोल रहा है, साइटोटैक्सोनॉमी जो है फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स के कंपैरिजन में, जो फिजियोलॉजिकल टैक्सोनॉमी है वो फिजियोलॉजिकल टैक्सोनॉमी जो फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेसिस पर एनिमल्स को डिवाइड करते हैं, तब उसको बोलते हैं फिजियोलॉजिकल टैक्सोनॉमी। तो फिजियोलॉजिकल जो टैक्सोनॉमी है उसके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, बहुत ज़्यादा महत्व रखती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हम क्या करते हैं कि जो स्मॉल चेंजेस होते हैं ना क्रोमोसोम में, स्मॉल चेंजेस होते हैं, ठीक है, उनको भी डिटेक्ट करके ऑर्गेनिज्म को हम क्लासिफाई कर सकते हैं। क्रोमोसोमल जो स्मॉल चेंजेस होते हैं उनको भी अपन डिटेक्ट करके और ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला तो ये हो गया, मॉलिक्यूलर लेवल पर हम जो है इसकी स्टडी कर रहे होते हैं। कंपैरेटिव जो है उसके लिए
क्या क्या दो रीजन हो गए, क्योंकि ये फिजियोलॉजी से क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, एक तो मॉलिक्यूलर लेवल पर जो कैरेक्टर्स है उनको स्टडी कर रहे हैं, सबसे पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात क्या हुई अपनी कि इसके अंदर ना जो क्रोमोसोमल चेंजेस होते हैं, स्मॉल चेंज भी है अगर, तो उसको भी हम डिटेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को भी चेक कर रहे हैं, ठीक है, और जीनोम को भी चेक कर रहे हैं, ठीक है, सारे जीनोम को भी चेक कर रहे हैं, और क्रोमोसोम की शेप, क्रोमोसोम की साइज वगैरह सब चेक कर रहे हैं। तो इससे जो स्मॉल चेंज भी अगर होगा उसके जीनोम में, ऑर्गेनिज्म के उसके क्रोमोसोम में कोई भी स्मॉल चेंज भी होगा तो उसको हम भी क्या कर लेंगे, डिटेक्ट कर लेंगे और ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर पाएंगे, ठीक है। और एक चीज़ और है कि जैसे हम साइटोटेक्सोनोमिकल स्टडी करते हैं ना, साइटोजेनेटिक स्टडी करते हैं ना, तो उसके अंदर ओनली हम अंदर ही नहीं देख रहे होते, उसके अंदर उसकी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल होमोलॉजीज को भी देखते हैं। जो टेक्सा के स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल होमोलॉजीज जो है, जो भी उसकी स्ट्रक्चर से रिलेटेड और फंक्शन से रिलेटेड जितनी भी होमोलॉजीज पाई जा रही है उनके अंदर, उन टेक्सा को देख करके और उनके अंदर इवोल्यूशनरी कंजर्वेशन को भी हम देख सकते हैं, इवोल्यूशनरी कंजर्वेशन को भी हम देख सकते हैं कि जैसे एक ऑर्गेनिज्म से दूसरा डेवलप हुआ, ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इनमें से प्रिमिटिव कौन सा है और एडवांस कौन सा है, पहले तो हम ये देख लेंगे। फिर हम देखेंगे कि प्रिमिटिव वाले में ऐसे कौन से वाले कैरेक्टर थे जो डिसअपियर हो गए और इसके अंदर अपीयर हो गए, ठीक है, वो कैरेक्टर्स को हमने देख लिया। उसके बाद हम जब उसकी जीनोम की स्टडी करते हैं ना, तब हमें पता चलता है कि इसके जीनोम में ऐसा क्या म्यूटेशन हुआ, ऐसा क्या चेंज आया जिसके कारण ये जो कैरेक्टर इसके शो हो रहे हैं वो दिखाई दे रहे हैं हमें, ठीक है। अब मतलब कोई भी कैरेक्टर शो होता है, ठीक है, तो उसका जो है जीनोम में इफेक्ट पड़ेगा तभी वो अगली पीढ़ी में जाएगा। अगर उसका जीनोम पर इफेक्ट नहीं है ना, तो मतलब वो अगली पीढ़ी में नहीं जाएगा। जैसे इसका एक्सपेरिमेंट भी किया था एक साइंटिस्ट ने, उसने क्या किया कि एक माउस लिया और उस माउस की जो पूंछ है, जो टेल है ना, उसको बार बार काटा, और जब उसकी टेल को काट करके अगली उसकी पीढ़ी को उत्पन्न किया गया या पैदा किया गया, तो पता चला कि अगली पीढ़ियों में पूंछ थी, मतलब गई नहीं। पूंछ को हमने काट तो दिया, पर क्या उसके जीनोम से थोड़ी काट दिया हमने पूंछ वाले जीन्स को, नहीं ना, हमने तो क्या किया, ओनली पूंछ काटी है। पूंछ काटने से थोड़ी पूंछ गायब हो जाएगी। तो अगले पीढ़ी में, अगली पीढ़ी के जो इंडिविजुअल्स थे उनके अंदर पूंछ आ रही थी, ये बताती है कि जो कैरेक्टर्स है उनके जीनोम में अगर कोई चेंज होता है, जो एनिमल ने एक्वायर किया है वो अगर जेनेटिक लेवल पर चेंज हुआ है, ठीक है, तो वो अगली पीढ़ी में जाएगा। अगर वो जेनेटिक लेवल पर चेंज नहीं है और नॉर्मल ओनली सोमेटिक सेल्स में वो चेंजेस हुए हैं, जर्म सेल्स में चेंजेस नहीं हुए, ओनली सोमेटिक सेल्स में वो चेंजेस हुए हैं, मतलब वो भी हमने एक्वायर किए हैं और वो जेनेटिकली नहीं पहुँचे, ठीक है, वो ओनली ऊपर ऊपर से मॉर्फोलॉजिकली दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। जैसे कि एक बॉडी बिल्डर का बेटा जो है वो कभी बॉडी बिल्डर होता है क्या? बॉडी बिल्डर का बेटा हमेशा बॉडी बिल्डर ही हो, ये जरूरी थोड़ी है। एक डॉक्टर का बेटा हमेशा डॉक्टर ही बने, ये कोई ज़रूरी थोड़ी है। ऐसा अगर होता कि जो उसने एक्वायर किया है एक ऑर्गेनिज्म ने अपनी लाइफ में, वो अगर अपने बेटे को या अपने बेटे को दे पाता, तो फिर यही होता, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर, ठीक है, और जितना जैसे चलता आ रहा है वही चलता रहता। फिर ऐसा नहीं होता ना, आईएएस का बेटा आईएएस ही हो, ये कोई जरूरत थोड़ी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ जो भी एक्वायर्ड कैरेक्टर है वो क्या नहीं होंगे, आगे पास नहीं होंगे, ठीक है। तो ऐसे इवोल्यूशनरी जो स्टडी है उसको अपन देख रहे होते हैं कि जीनोम में ऐसा कौन सा चेंज आया जिसके कारण अगले वाले जो कैरेक्टर्स है उनकी स्टडी हम कर सकें कि ये वाला कैरेक्टर चेंज किसके कारण हुआ, इस वाले जीनोम में ये वाली सीक्वेंस के चेंज होने के कारण ये वाला कैरेक्टर अपीयर हुआ, इस वाले जीनोम में ये वाला जो जेनेटिक सीक्वेंस है, जीनोम की जो सीक्वेंस है उसमें ये वाला चेंज हुआ, इसलिए इसका आगे ये वाला कैरेक्टर चेंज हुआ। ये सारी स्टडी हम कर सकते हैं, ठीक है। इवोल्यूशनरी कंजर्वेशन को हम देख सकते हैं और उनको टेक्सा को आपस में रिलेट भी कर सकते हैं। क्रोमोसोम की जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल होमोलॉजीज है उनके बेसिस पर टेक्सा को हम क्लासीफाई कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम साइटोटैक्सोनॉमी के बेसिस पर कर सकते हैं,
ठीक है, चलो उसके आगे बात करते हैं अपन मोलिकुलर टेक्सोनॉमी। जो मोलिकुलर टेक्सोनॉमी है, हमने पहले पढ़ा कि साइटोटेक्सोनॉमी में हम क्या कर रहे होते हैं कि जो क्रोमोसोम की शेप है, क्रोमोसोम का नंबर है, बिहेवियर है, सेंट्रोमियर की पोजीशन, सेंट्रोमियर का नंबर, ये सारी चीज़ें हम देख रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम मोलिकुलर लेवल पर जाते हैं, मोलिकुलर लेवल पर मोलिकुलर टेक्सोनॉमी, जैसे किसी भी जो प्रोटीन हो गई हमारी, ठीक है, प्रोटीन हो गई, फैटी एसिड हो गए, न्यूक्लिक एसिड हो गए, उनके अंदर जो न्यूक्लियोटाइड, अमाइनो एसिड, इनकी जो सीक्वेंस पाई जा रही है, इनकी जो सीक्वेंस पाई जा रही है, उन सीक्वेंसेस को स्टडी करते हुए क्लासिफाई करना, ठीक है, वो सारी चीज़ें, उनके आइडेंटिफिकेशन, सीक्वेंसिंग, एनालिसिस ऑफ importance of protein and nucleic acid along with some related and specific techniques। कुछ रिलेटेड और स्पेसिफिक टेक्निक्स है, जैसे रिलेटेड और स्पेसिफिक टेक्निक कौन कौन सी होगी, जैसे हम जो यूज में लेते हैं, उसमें से कुछ की बात करें तो जैसे हो गई एक तो क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी, ठीक है, एक तो हो गई क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी भी अलग अलग टाइप की होती है, जैसे अलग अलग टाइप की क्रोमेटोग्राफी होती है। नॉर्मल जो क्रोमेटोग्राफी है ना, वो मैं बता देता हूँ। ये क्रोमेटोग्राफी जो है वो इस बेसिस पर काम करती है, जैसे एक सॉल्यूशन लिया हमने, ठीक है, और एक सॉल्यूशन ले करके उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट कलर के पिगमेंट्स जो हैं वो घोल दिए हमने, ठीक है, ये सारे घोल दिए हमने, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसके अंदर एक चौक लेते हैं और उस चौक को डुबा के थोड़ी देर के लिए रख देते हैं। जब हम इसको थोड़ी देर के लिए डुबा के छोड़ते हैं ना, और फिर बाद में उसको हम वापस लेते हैं, तो हमें पता चलता है कि जो हमने कलर मिला दिए थे ना सारे, उनके अलग अलग बैंड्स बन जाते हैं इसके ऊपर। हमने तो मिला दिया था, हमने तो सारों को मिला दिया था ना, पर चौक के ऊपर क्या हुआ, अलग अलग कलर के बैंड बने, ठीक है। ये जो है ये एडजॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन नहीं, एडजॉर्प्शन, एक होता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन मतलब अंदर लेना, चीजों को अंदर लेना, वो तो हो गया एब्जॉर्प्शन। दूसरा होता है एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन मतलब चीजों को ओनली सरफेस पर अटैच करना, अंदर नहीं लेना, सरफेस पर अटैच करके रखना, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, क्रोमेटोग्राफी में सरफेस पर अटैच कर लिया जाता है उनकी डेंसिटी के बेसिस पर, उनकी डेंसिटी के बेसिस पर। डेंसिटी जिसकी सबसे ज़्यादा उसको सबसे नीचे, जिसकी सबसे कम उसको सबसे ऊपर, ऐसे अटैच कर लिया जाता है उनकी डेंसिटी के बेसिस पर, ठीक है। डेंसिटी, मोलिकुलर वेट, चार्ज, इनके बेसिस पर जब इनको जो सब्सटेंसेस है उनको जब हम अलग करते हैं ऐसे एडजॉर्ब करवा करके, ठीक है, उसको अपन क्या बोलते हैं, क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। ये तो हो गए हमारे क्रोमेटोग्राफी। उसके बाद एक और है, एक इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। इसके अंदर क्या करते हैं हम, एक जेल ले लेते हैं, ठीक है, इधर नेगेटिव एंड, क्या हो गया, इधर नेगेटिव एंड है और इसका ये वाला पॉजिटिव एंड है, ठीक है। जो डीएनए होता है वो क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज जो है उसके पास एक प्रॉपर्टी होती है कि वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होता है, ठीक है। इधर लगा दिया इसका पॉजिटिव चार्ज जो इलेक्ट्रिसिटी हमने अप्लाई की, और इसका लगा दिया इधर नेगेटिव चार्ज वाला जो इलेक्ट्रोड है वो हमने इधर लगा दिया, इधर पॉजिटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रोड लगा दिया, ठीक है। उसके बाद हमने डीएनए को ना इस जेल में, इधर इसमें जेल भरा हुआ है, ठीक है, इस जेल के अंदर हमने रन करवाया।
यहाँ से अलग अलग स्पीसीज से डीएनए लिया और उनको रन करवाया, या डीएनए के अलग अलग सेगमेंट्स लिए, इनको अलग, एक मिनट, डीएनए के जो है अलग अलग फ्रेगमेंट्स को लिया और यहाँ पर हमने रन करवाया यहाँ से, ठीक है, नेगेटिव एंड से पॉजिटिव एंड की तरफ। तो जिस डीएनए की साइज जितनी ज़्यादा होगी वो उतना धीरे रन करेगा, मतलब जो जितना बड़ा वो उतना धीरे रन करेगा, ठीक है, और जो जितना छोटा वो उतना फास्ट रन करेगा। सबसे छोटा हमने लिया है, मान लो ये, तो ये पहुंच गया यहाँ पर, और सबसे बड़ा था ये, तो ये रह गया यहाँ पर, और जो सारे इंटरमीडिएट है वो यहाँ पर अटक गए जैसे, ठीक है। तो ऐसे जो डीएनए की जो साइज है, ठीक है, उसको अपन डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं ऐसे इलेक्ट्रोफोरेसिस में रन करवा करके, उनकी साइज़ का डिफरेंसेस निकाल सकते हैं, उनके साइज़ के डिफरेंसेस निकाल लिए हमने, ठीक है। और उसके बाद सेंगर के मेथड को यूज में लेकर सेंगर मेथड एंड डी नोवो सिंथेसिस, मेथड को यूज में लेकर के हम क्या कर लेते हैं, इनकी सीक्वेंसिंग कर लेते हैं, ठीक है। इन मेथड्स को हम यूज में लेकर के क्या कर लेते हैं, डीएनए की सीक्वेंसिंग कर लेते हैं। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स को हम यूज में ले सकते हैं फॉर स्टडी ऑफ ये सारी चीजें हो गई, ठीक है। उसके बाद अपन आगे चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम एग्जाम्पल देखें, अगर मोलिकुलर टेक्सोनोमी में जो हम स्टडी कर रहे थे उनका अगर हम एग्जाम्पल देखें, ठीक है, तो एग्जाम्पल कौन कौन से हो सकते हैं कि जो स्टडी ऑन द लोकेशन, स्टडी ऑन द location of synthetic activities and amount of L-ascorbic acid in birds shows that it was synthesized in kidney only in most birds। जैसे जो बर्ड्स जो है ना, बर्ड्स उनके अंदर हम स्टडी करने जाएं, ठीक है, अलग अलग बर्ड्स में हम स्टडी करने जाएं, ठीक है, तो उनके अंदर जो L-ascorbic एसिड होता है, एक L-ascorbic एसिड, एक कंपाउंड होता है, ठीक है, इसका सिंथेसिस कौन सी जगह पर हो रहा है, लीवर में हो रहा है या किडनी में, लीवर या किडनी, इसके बेसिस पर ना जो बर्ड्स है उनको हम क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे कुछ जो बर्ड्स होते हैं उनके अंदर जो है ये जो फॉर्मेशन है L-ascorbic एसिड का, ठीक है, वो कहाँ होता है, किडनी के अंदर होता है,
और कुछ में होता है लीवर के अंदर, ठीक है। जैसे इसका एक एग्जांपल देखें, जो लीवर के अंदर जिनके अंदर सिंथेसिस होता है उसकी अगर अपन बात करें तो एक है हमारा पैसिरिफॉर्मिस। एक अलग अलग टाइप के जो पाए जाते हैं, जैसे सिटेसिफॉर्मिस, ऐसे टाइप के जो बर्ड्स की क्लासेस हैं डिफरेंट, उनमें से एक है हमारा पैसिरिफॉर्मिस। ये एक मॉडर्न टाइप का बर्ड है, ठीक है, मॉडर्न क्लास है, मॉडर्न बर्ड्स की क्लास है, जिसके अंदर जो है हमारा जो एल एस्कॉर्बिक एसिड का सिंथेसिस जहाँ पर हो रहा है वो जगह का नाम है हमारा लीवर, ठीक है। लीवर के अंदर एल एस्कॉर्बिक एसिड का सिंथेसिस हो रहा है इसके अंदर। उसके बाद आगे चलते हैं हम यूजेज ऑफ मॉलिक्यूलर टेक्सोनॉमी, कि मॉलिक्यूलर टेक्सोनॉमी जो है उसके यूजेस क्या क्या है। अगर हम उसकी स्टडी करना चाहें उसके अंदर क्या क्या हम स्टडी कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें। तो जो यूजेस है मॉलिक्यूलर टेक्सोनॉमी के वो है कि ये एक तो रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने के काम में आ सकती है। जो डिफरेंट प्लांट ग्रुप्स है, डिफरेंट टेक्सास हैं, उनके ऑर्गेनिज्म के बीच में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने के लिए काम में आ सकती है, ठीक है, मॉलिक्यूलर टेक्सोनॉमी। और क्या हो सकती है, और ये वो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री जो है ऑर्गेनिजम्स की, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री जो है ऑर्गेनिजम्स की, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री उसको भी अनलॉक करने के काम में आ सकती है। जैसे हमें अभी तक पता ही नहीं है कि जो ऑर्गेनिजम्स का इवोल्यूशन हुआ कैसे है, ठीक है, तो उसके लिए अभी हम थ्योरियाँ पढ़ते हैं, बहुत सारी थ्योरीज पढ़ते हैं, अलग अलग टाइप की थ्योरीज पढ़ते हैं, जिसमें हम पढ़ते हैं कि ऑर्गेनिज्म का सबसे पहले जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आए, ठीक है, उनमें पे सबसे पहले प्रोकैरियोट्स आए, फिर वो प्रोकैरियोट्स क्या हुए, यूकैरियोट्स में डेवलप हुए, और फिर वो जो यूकैरियोट्स है उन्होंने मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को डेवलप किया, ठीक है। मल्टीसेलुलर में सबसे पहले सिंपल टाइप के ऑर्गेनिजम्स आए, फिर बाद में कॉम्प्लेक्स टाइप में वो कन्वर्ट होते गए, आगे बढ़ते गए, और ऐसे चल करके लास्ट में जो है हमारा ह्यूमन का इवोल्यूशन हुआ है, ठीक है। ये ऐसे हम पढ़ रहे होते हैं, ठीक है, बट ये कोई फिक्स्ड कॉन्सेप्ट थोड़ी है कि हाँ ऐसे ही सब ऑर्गेनिजम्स का डेवलपमेंट हुआ है, ये तो बस थ्योरी है ना एक। तो इसके लिए हम क्या करें कि इसको पूरा हम समझ पाएँ, पूरी कॉन्फिडेंस के साथ कह पाएँ कि नहीं ऐसे ही डेवलपमेंट हुआ है। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, हम जो डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं उनका मॉलिक्यूलर लेवल पे स्टडी करेंगे, उनकी मॉलिक्यूलर लेवल पे स्टडी करेंगे। उससे क्या होगा कि उनके मॉलिक्यूलर लेवल पर जो उनका रिलेशन पाया जा रहा है, इंटर स्पेसिफिक रिलेशन पाया जा रहा है डीएनए लेवल का, ठीक है, उसको कंपेयर करते हुए हम इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गए हमारे मॉलिक्यूलर टेक्सोनॉमी के कुछ सिग्निफिकेंस। तो आज हमने देखा क्या क्या, सबसे पहले तो हमने देखा कीमोटेक्सोनॉमी और उसके सिग्निफिकेंस, कीमोटेक्सोनॉमी एंड उसके सिग्निफिकेंस कि उसके यूजेस क्या क्या थे। कीमोटेक्सोनॉमी में हम क्या करते हैं, डिफरेंट जो केमिकल्स होते हैं जैसे सेक्स फेरोमोन्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स लाइक, ठीक है, तो एटसेट्रा सारी की सारी चीज़ें जो है उनको कंपेयर करके ऑर्गेनिजम्स को हम डिफ्रेंशिएट कर रहे होते हैं। ये तो हो गई हमारी कीमोटेक्सोनॉमी। उसके बाद हमने पढ़ा साइटोटेक्सोनॉमी। साइटोटेक्सोनॉमी जो है वो हमारी यूज़फुल है किसके लिए, जो साइटोलॉजिकल कैरेक्टर्स है उनके बेसिस पर ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने के लिए, ठीक है, तो साइटोटेक्सोनॉमी हो गया। उसके बाद हमने पढ़ा मॉलिक्यूलर टेक्सोनॉमी, कि अगर हम ऑर्गेनिज्म को डिफरेंशिएट करना चाहें तो कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर लेवल पर जो प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड है, उनकी जो सीक्वेंस पाई जा रही है, ठीक है, प्रोटीन की सीक्वेंस पाई जा रही है, उनकी सीक्वेंशियल स्टडी करके मॉलिक्यूलर लेवल पर उनकी स्टडी करके हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई कर सकते हैं, उनका इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को सोल्व कर सकते हैं और रिलेशनशिप को भी स्टडी कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप के जो ऑर्गेनिज्म है उनके डीएनए लेवल पर उनका रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी आज के लिए फिर इतना ही।